अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी का टॉपिक साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इस कोलैबोरेटिव का मतलब समझेंगे कि कोलैबोरेटिव का मीन क्या है। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है ताउन करना। तो साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड मीन साइंस जिसमें साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस एक दूसरे के साथ ताउन करती हैं। कोई एक ब्रांच दूसरी ब्रांच के साथ हेल्पफुल होती है किसी इशू को सॉल्व करने में या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। साइंस इज द कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन। अब यहाँ पे बात की गई है रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन। वेरियस मीन मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले रिसर्चर्स काम करते हैं मिलके, वर्क टुगेदर टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जब भी साइंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कोई एक रिसर्चर उसको सॉल्व नहीं कर सकता, उसके लिए उसको वेरियस मुख्तलिफ डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है जहां से रिसर्चर मिलके काम करते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स कैन टैकल प्रॉब्लम्स मोर एफिशिएंट बाय लिवर्जिंग द स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टीज ऑफ ईच डिसिप्लिन। अब यहाँ पे बात की गई है कि इंटरडिसिप्लिनरी टीम का मतलब होता है कि वो वाली टीम जो एक से ज्यादा शोबाजात से ताल्लुक रखती हो, वो किसी भी प्रॉब्लम को ज्यादा एफिशिएंट वे से टैकल कर सकती हैं, उसको सोल्व कर सकती हैं और वो फायदामंद होगा। लिवर्जिंग का मतलब होता है फायदामंद। द स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टीज, जब डिफरेंट डिसिप्लिन से रिसर्चर्स होंगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंट काम करेंगे और हमें बेहतर नताइज हासिल हो सकेंगे। इट ऑफन लीड टू क्विकर एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्विकर मीन जल्दी मिलेगा, सस्टेनेबल या सस्टेनेबल को आप कह सकते हैं एक पायदार सोल्यूशन मिलेगा। लेट्स डिस्कस अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन इन साइंस। अब यहाँ पे कुछ फील्ड्स के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस की गई हैं जिसमें डिफरेंट फील्ड्स के रिसर्चर्स काम करते हैं मिलके और कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। जो नंबर 1 पे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब नाम देखिए, जीनोम प्रोजेक्ट। जीनोम मीन ह्यूमन जीन्स की स्टडी के बारे में बात की गई है। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम्ड टू, इसका एम क्या था? एम का मतलब होता है किसी चीज का मकसद। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम टू सीक्वेंस एंड मैप द एंटायर ह्यूमन जीनोम। इसका मकसद था कि ह्यूमन जीनोम को या ह्यूमन की जीन्स को, उसकी सीक्वेंस को मैप आउट करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना। यहाँ पे उन्होंने आइडेंटिफाई करना था कि लोकेशन ऑफ जीन्स क्या है, यहाँ डीएनए का सीक्वेंस क्या है, कि किस तरीके से जीन्स मिलके डीएनए का स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था। अब इस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए कौन से रिसर्चर आए? दिस प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन 2003। इट इन्वॉल्व रिसर्चर फ्रॉम, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो रिसर्चर्स थे वो कहाँ से आए? वेरियस डिसिप्लिन इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्यों है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो होगा वो टूल्स देगा या टेक्निक्स देगा जिसके जरिए से डीएनए की सीक्वेंस को फाइंड आउट किया जा सकेगा। देन जेनेटिक्स आ जाता है। जेनेटिक्स से जो रिसर्चर्स होंगे वो ये बताएंगे कि अगर डीएनए की सीक्वेंस या जीन्स की सीक्वेंस डिस्टर्ब होती है तो किस तरीके से वो इनहेरिटेंस में तब्दीली आगे शिफ्ट होती है। फिर इंफॉर्मेटिक्स से जो रिसर्चर्स आए, इंफॉर्मेटिक्स से वो कोई भी डाटा इंफॉर्मेशन मतलब उनको कलेक्ट करेंगे या स्टोर करेंगे। और जो लास्ट फील्ड इसमें था वो था कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस के बगैर तो ये कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्यूटर एक जो है हमारी जिंदगी की जरूरत है कि जिसमें कंप्यूटर हर शोबे में यूज हो रहा है। तो कंप्यूटर साइंस वाला रिसर्चर क्या करेगा? वो मैनेज करेगा, डाटा को स्टोर करेगा और इसमें बताएगा कि अगर हम जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वहां पे जीन्स जो थी किस तरीके से सीक्वेंस या अरेंज, उसके बारे में जितना भी डाटा है वो कंप्यूटर में या कंप्यूटर साइंस के थ्रू स्टोर किया गया। तो अब यहाँ पे जो बताने का मकसद है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो अकेली बायोलॉजी के थ्रू नहीं उन्होंने सॉल्व किया इसको, उसमें डिफरेंट डिसिप्लिन से या डिफरेंट रिसर्चर्स ने मिलके काम किया। और उसमें कौन कौन से फील्ड्स थे जिनके रिसर्चर्स आए? वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के आए, जेनेटिक्स के, इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। अब इस टॉपिक में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की किससे रिलेट किया गया है, या ये किस ईयर में कंप्लीट हुआ, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में इससे पूछा जा सकता है कि इसके कौन कौन से डिसिप्लिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। तो आप इसका आंसर देंगे। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक बात आपको कह दूं, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट करके मुझे कहते हैं कि आप निशान लगवा दें। देखें, आप लोगों ने पढ़ना है तो आप लोगों ने इसको खुद से समझ के पढ़ना है। आप कोई छोटी क्लास के बच्चे नहीं है कि आपको यहाँ पे निशान लगवा दिया जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। आप अपने
दिमाग को हाजिर रख के इन बातों को समझने की कोशिश करें और फिर खुद सोचें कि इस पैराग्राफ में से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, क्या एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ये आप लोगों ने खुद सोचना है, ना कि आप लोगों ने एक लकीर के फकीर बन के चलना है कि इसमें से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। नो, ये साइंस पढ़ने का तरीका नहीं है। आपने साइंस पढ़नी है तो अपने दिमाग को हाजिर नाजिर रख के पढ़ा करें और खुद से इसको सोचा करें। जी नेक्स्ट जो है क्लाइमेट चेंज रिसर्च। अब ये भी एक डिसिप्लिन था, क्लाइमेट चेंज रिसर्च। अब पहले तो आप इसको देखें ये है क्या क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की बात की गई है तो डेफिनेटली हमारी अर्थ की क्लाइमेट की बात की गई है कि किस तरीके से अर्थ की क्लाइमेट चेंज हो रही है, उसकी रीजंस क्या हैं, उसका फिर उसके सोल्यूशन क्या होने चाहिए, या अगर क्लाइमेट चेंज हो रही है तो इसका ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो अब क्लाइमेट चेंज रिसर्च की गई, अब उसमें कौन से वेरियस डिसिप्लिन इंक्लूड थे वो देखते हैं। क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्ड कोलैबोरेशन अमंग मैनी डिसिप्लिन। सबसे पहले इसमें कौन सा डिसिप्लिन आया है, एटमॉस्फेरिक साइंस। क्लाइमेट की बात करें तो एटमॉस्फेयर की बात होगी, तो एटमॉस्फेरिक साइंस के थ्रू हम अपने एटमॉस्फेयर के बारे में कोई भी जानकारी कर सकते हैं। देन इकोलॉजी। इकोलॉजी मीन स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, कि जिस जगह पे आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहां पे किस तरीके से आपका इंटरेक्शन है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ या अपनी एटमॉस्फेयर के साथ। फिर इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स इसमें कैसे हेल्पफुल होती है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है माशियात। माशियात किस तरीके से क्लाइमेट चेंज में है। फॉर इसकी एग्जांपल जैसे देख लें, आप अगर कहते हैं कि डिफोरेस्टेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा डिफोरेस्टेशन हो रही है, तो उसके क्या क्या कॉज हैं या उसके क्या इफेक्ट हो रहे हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। देन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मतलब समाजी इकदार या आपकी सोशल वैल्यूज किस तरीके से क्लाइमेट को इफेक्ट कर रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज रिसर्च के लिए जो डिफरेंट फील्ड्स थे उसमें एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी इन्वॉल्व होते हैं। तो तब आप किसी भी क्लाइमेट चेंज के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। जी नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो मेडिकल रिसर्च है। मेडिकल रिसर्च मीन किसी भी शोबे में मेडिकल के बारे में या किसी भी बीमारी के बारे में पढ़ना। मेडिकल रिसर्च ऑफन डिपेंड ऑन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, फॉर एग्जांपल कैंसर रिसर्च। अब यहाँ पे आपको कैंसर के बारे में एग्जांपल दे के समझाया गया है। कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व ऑन्कोलॉजिस्ट। अब यहाँ पे बात की गई है ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट वो पर्सन है जो कैंसर के बारे में स्टडी करता है। तो ये एक पॉइंट है जो याद रखना है, कैंसर की स्टडी करने वाले पर्सन को ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, या वो साइंस की वो ब्रांच जिसमें कैंसर की स्टडी की जाए वो ऑन्कोलॉजी है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कैंसर रिसर्च के बारे में, तो क्या इसमें इन्वॉल्व होगा एक ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर कंसल्टेंट। फिर बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट क्यों, बायोलॉजिस्ट वही होगा जो लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करेगा। अगर कैंसर एक डिजीज है तो डेफिनेटली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को होगी, इसलिए यहाँ पे बायोलॉजिस्ट आएगा। अब बायोकेमिस्ट क्यों आएगा, क्योंकि कैंसर बॉडी में सेल्स को डैमेज करता है, तो बायोकेमिस्ट जो है उन मॉलिक्यूल्स का या उन सेल का स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। देन जेनेटिस्टिक्स मतलब एक जीन्स की स्टडी करने वाला। क्यों, क्योंकि ये देखना है कि अगर किसी पर्सन को कैंसर है क्या वो हेरिडिटी में भी शिफ्ट होता है। देन फार्माकोलॉजिस्ट। फार्माकोलॉजिस्ट देखेगा कि अगर किसी को कैंसर है तो उसके लिए कौन सी ड्रग्स या कौन सी मेडिसिन प्रॉपर होंगी। एंड स्टैटिस्टिशियंस। स्टैटिशियंस क्या करेगा, डाटा को स्टोर करेगा कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कैंसर है तो उसके बारे में जितना डाटा है कि कब से हुआ, कैसे हुआ, कितनी उसमें टाइम लगी, अगर उस पर्सन को मेडिसिन दी गई तो कितने अरसे में उसने रिकवर की, तो ये सारा स्टैटिस्टिशियन करेगा। जी नेक्स्ट आता है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वेल नोन टेक्निक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग जैसे स्टूडेंट्स हैं देखते भी हैं, जो स्टूडेंट जितने हैं शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज। तो अब यहाँ पे रोबोटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकेले काम नहीं करता, इसके साथ कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं। द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हाईली इंटरडिसिप्लिनरी। इट इन्वॉल्व कंप्यूटर साइंस। अब कौन से फील्ड इसमें आ रहे हैं, सबसे पहला कंप्यूटर साइंस। देन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी गाड़ी या मशीन कोई बनाई है तो उसमें इंजीनियरिंग का अमल दखल होगा। इंजीनियरिंग के थ्रू हमें पता चलेगा कि वो कोई मशीन या कोई कार वो कैसे वर्क करती है। देन मैथमेटिक्स होगा। मैथमेटिक्स के बगैर तो कोई भी ब्रांच काम नहीं करती है, मैथमेटिक्स उसमें इन्वॉल्व होगा। देन न्यूरो साइंस। अब न्यूरो साइंस क्या है, न्यूरो साइंस मतलब स्टडी ऑफ न्यूरोलॉजी, ह्यूमन ब्रेन का न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस करना। तो अब न्यूरो साइंस किस तरह इसमें इन्वॉल्व होगी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई रिबॉट तैयार कर रहे हैं तो रिबॉट अगर इंसान जैसे काम कर रहा है तो उसमें न्यूरो साइंस इन्वॉल्व होगी। एंड साइकोलॉजी।
This collaboration has led to the significant advancement in robotic system, autonomous vehicle, वो गाड़ियां जो खुद ब खुद चलती हैं जिसको किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है, machines learning and natural languages processing. तो ये सारा AI के टूल्स हैं जी. नेक्स्ट है स्पेस एक्सप्लोरेशन. स्पेस एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है स्पेस के बारे में पढ़ना. ऑर्गेनाइजेशन लाइक नासा एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS और नासा की जो एब्रीविएशन है नेशनल एरोनॉटिक, इधर मैं लिख देती हूँ नेशनल जी. नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. तो ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नासा एंड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS इन्वॉल्व द साइंटिस्ट फ्रॉम द वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग. आज स्पेस एक्सप्लोरेशन में कौन कौन से फील्ड इंक्लूड हैं? सबसे पहले देखें जी एस्ट्रोफिजिक्स. एस्ट्रोफिजिक्स मीन स्पेस साइंस, इसमें स्पेस साइंस इन्वॉल्व होगी. प्लेनेटरी साइंस, अब प्लेनेटरी नाम से ही पता चल रहा है प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करना, तो प्लैनेट से ये प्लेनेटरी साइंस. इंजीनियरिंग, biology and medicine. तो these collaboration enable scientists to investigate the cosmos. cosmos का मतलब होता है कायनात. अब कायनात में दुनिया की हर चीज आ जाती है. तो स्पेस एक्सप्लोरेशन की जब बात करेंगे तो डिफरेंट फील्ड इससे मिलके कायनात के बारे में या इस पूरी दुनिया के बारे में स्टडी कर सकते हैं जी. स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड क्या? मेथड का मतलब एक तरीका कार. तो साइंटिफिक मेथड साइंस के फील्ड में एक्सप्लोर करते हुए, कोई भी एक्सप्लोरेशन करते हुए किस तरीका कार को या किन स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड. जैसे साइंटिस्ट टेक स्पेसिफिक स्टेप फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क और रिसर्च, मतलब कोई भी रिसर्च करने के लिए जो स्पेसिफिक स्टेप या कोई साइंटिफिक वर्क किया जाता है, दीज स्टेप्स आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड. तो इन स्टेप को हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड्स. और अगर बायोलॉजी के लिए बात करें तो बायोलॉजिकल रिसर्च में इनको हम बायोलॉजिकल मेथड्स बोलेंगे. बायोलॉजिकल मेथड, उसमें आप कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं देखें जी. सबसे पहले है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम. रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को पहचानना या उसके बारे में जानना कि प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम क्या है. देन ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदात करना, उसके बारे में देखना कि ये प्रॉब्लम क्यों है, उसकी रीजन क्या है. देन है हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस का मतलब होता है मफरूजा कायम करना, मीन ये देखना कि अगर ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में ये मुशाहिदात किए गए हैं तो इसकी रीजन क्या है, ये किस वजह से हो रही है. डिडक्शन. डिडक्शन का मतलब होता है आपने उन हाइपोथेसिस से कोई नतीजा अखज करना. लास्ट में आता है एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट मीन आपने ऊपर जितनी ऑब्जर्वेशंस की हैं या उन ऑब्जर्वेशन से जो नतीजा निकाला है उस पे आप तजर्बात करेंगे. अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे कि आपने जो ऑब्जर्वेशन की है वो ठीक है या नहीं, और लास्ट में आपने रिजल्ट उसके जो हकीकी नताइज निकालना है. एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होंगे. यहाँ पे जो डिडक्शन के रिजल्ट हैं वो आपके हाइपोथेसिस बेस हैं, वो ठीक भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन तजर्बात में एक्सपेरिमेंट की रोशनी में जो आप रिजल्ट निकालेंगे वो एक्यूरेट होंगे. यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है. इन ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड एंड ऑल थ्योरीज आर मॉडिफाइड और रिप्लेस विद बेटर वन. जैसे जैसे साइंस आती जा रही है, इसमें तरक्की होती जा रही है, एडवांसमेंट आ रही है, तो न्यू से न्यू चीज़ डिस्कवर होती है. तो न्यू डिस्कवर होने के बाद जो ओल्ड थ्योरी है या तो उनको तब्दील कर दिया जाता है या रिप्लेस किया जाता है बेहतर से. अच्छा, हम बायोलॉजिकल स्टेप्स की या बायोलॉजिकल मेथड्स की बात कर रहे हैं. पहला मेथड था रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम. अब यहाँ पे और डिटेल में एक एग्जांपल दे के आपको समझाया गया है कि आप सबसे पहले उस प्रॉब्लम को पहचानेंगे कैसे. द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम. कि सबसे पहला स्टेप है आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है या उसको डिफाइन करना है कि वो प्रॉब्लम है क्या. दैट साइंटिस्ट वांट टू इन्वेस्टिगेट, जिसके बारे में साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं. सच प्रॉब्लम इज आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ. अब ये प्रॉब्लम आती क्या, मे बी किसी आम आदमी के जहन में आ जाए या बायोलॉजिस्ट के जहन में ही आ जाए कि ये प्रॉब्लम क्या है. अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उन्होंने आगे एग्जाम्पल देके समझाया, उसको देखें. फॉर एग्जाम्पल, अ बायोलॉजिस्ट नोटिस दैट प्लांट इन एन एरिया आर ग्रोइंग टॉलर देन यूजुअल. अब कोई बायोलॉजिस्ट किसी भी एरिया में गया और उसने देखा कि वहां के जो पौधे हैं किसी दूसरे एरिया की निस्बत ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं. ही डेवलप अ साइंटिफिक प्रॉब्लम. तो उसने इसको एक प्रॉब्लम बना लिया. क्या? व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट. प्रॉब्लम क्या बनाई कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि इस एरिया के प्लांट ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं.
दिस प्रॉब्लम बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ साइंटिफिक इंक्वायरी। तो अब यहाँ पे ये एक स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम आ गई है तो उसके लिए जो अगला स्टेप है ऑब्जर्वेशन की जाएंगी। जी, ऑब्जर्वेशन मीन मुशाहदात करना। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिए, प्रॉब्लम क्या थी कि एक एरिया के प्लांट बेटर ग्रो कर रहे हैं, तो अब उसके बारे में साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन करने के लिए अपनी 5 सेंसेस भी यूज कर सकते हैं। Scientists make observation about the problem. They use 5 senses for making observation. They also read and study the previous research on the same or related problem. जी, ऑब्जर्वेशन में या तो अपनी 5 सेंस से यूज करेंगे या कोई प्रीवियस रिसर्च के थ्रू भी ऑब्जर्वेशन देखी जा सकती हैं। जी, नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या है? मुशाहिदात करना। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी कि एक एरिया के प्लांट दूसरे एरिया से बेटर ग्रो क्यों कर रहे हैं। अब ऑब्जर्वेशन की जाएंगी। ऑब्जर्वेशन अपनी 5 सेंसेस से भी की जा सकती हैं या प्रीवियस स्टडी से भी की जा सकती हैं। साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट द प्रॉब्लम। दे यूज 5 सेंसेस फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन। दे आल्सो रीड एंड स्टडी द प्रीवियस रिसर्च ऑन द सेम और रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ऑब्जर्वेशन के लिए या तो अपनी सेंसेस यूज करेंगे, खुद से देखेंगे, उसको जज करेंगे, या प्रीवियस रिसर्च होगी उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप बताई गई हैं। ऑब्जर्वेशन में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जो ऑब्जर्वेशन की है उसकी 2 टाइप, क्वालिटेटिव हो सकती हैं या क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या है? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन दैट कैन नॉट बी मेजर्स। यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है, दैट कैन नॉट बी मेजर्स विद नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल द कलर एंड टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर। अब यहाँ पे आप कलर को मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ उसके बारे में उसकी क्वालिटी बता सकते हैं कि कलर क्या है या उसका टेक्सचर, उसकी बनावट क्या है। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का मतलब वो आपने उसकी क्वालिटी के बारे में डिस्कस करना है। इसको आप मेजर नहीं कर सकते, कलर को आप मेजर नहीं कर सकते, टेक्सचर को आप, उसकी बनावट को आप मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन को आप बोलेंगे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब क्वांटिटेटिव मीन क्वांटिटी फाइंड आउट करना, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। इन्वॉल्व मेजरमेंट्स और न्यूमेरिकल डाटा। तो यहाँ पे बात ही की है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो है जो इनको आप मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट्स है, या न्यूमेरिकल डाटा दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, मतलब नंबर की फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल दी गई है, फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ बर्ड्स। आप नंबर ऑफ बर्ड्स काउंट कर सकते हैं कि किसी भी ट्री में कितने बर्ड्स बैठे हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट। अब यहाँ पे एमसीक्यू के अकॉर्डिंग ये एक बात इंपॉर्टेंट की गई है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव। क्यों? यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव की निस्बत बेहतर है। अब उसकी रीजन क्या है? बिकॉज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब है दे आर कॉन्स्टेंट, दे आर मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर। तो जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो इनवेरिएबल है, मेजरेबल है एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर। इसलिए क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर बेटर देन क्वालिटेटिव। जी, साइंटिफिक मेथड में जो थर्ड स्टेप था वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है मफरूजा कायम करना। मफरूजा का मतलब है किसी चीज को फर्जी तौर पे आपने बयान करना। On the basis of observation, scientists develop a statement that may prove the answer of a scientific problem under the study. Mean observation की बेस पे कोई एक ऐसी स्टेटमेंट बना लेना जो हमारा इस साइंटिफिक प्रॉब्लम का कोई हल बताए। जैसे such tentative answer of the scientific problem is called hypothesis. ये हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है। टेंटेटिव आंसर ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। टेंटेटिव का मतलब है जो अभी फाइनल नहीं है, मतलब एक फर्जी बात की गई है। Scientists make many hypotheses for a single problem. A hypothesis has the following characteristic. कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम हो तो उसके लिए कोई एक हाइपोथेसिस नहीं बनता, एक से ज्यादा हाइपोथेसिस या मफरूजे कायम होते हैं। अब हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। सबसे पहला है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट बनाए कि हमारी प्रॉब्लम का आंसर मिले हमें। इट ऑलवेज मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। अब हमने जो अपना मफरूजा कायम किया है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसके साथ मैच करना चाहिए कि जो ऑब्जर्वेशन हमने की है उसके देखते हुए हमने कोई अपनी स्टेटमेंट बनानी है। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट। जो हमने अपनी स्टेटमेंट बनाई है उसको हम एक्सपेरिमेंटली भी टेस्ट कर सकें। देयर इज ऑलवेज अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस। अब जरूरी नहीं है कि जो हमने स्टेटमेंट बना ली है, जो अपना हाइपोथेसिस बनाया है वो हमेशा करेक्ट होगा। नो,
इट ऑलवेज अ वे टू डिसप्रूव, मतलब ये गलत भी साबित हो सकता है। जी, फोर्थ स्टेप आता है डिडक्शन। अब डिडक्शन क्या आता है, हमने जो हाइपोथेसिस बनाया है उसकी बेस पे हम अपना क्या नतीजा निकालते हैं। साइंटिस्ट डिवेलप लॉजिकल रिजल्ट फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस। सच लॉजिकल रिजल्ट ऑफ द हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शन। तो डिडक्शन की डेफिनेशन क्या है, लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शन। लॉजिकल मीन जिसको आप लॉजिकली बयान कर सकें, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक हो कि हाँ अगर ये रीजन है तो इसकी ये वजह है। यूजली डिडक्शन फॉलो द पैटर्न ऑफ द इफ देन स्टेटमेंट। इफ देन स्टेटमेंट कि अगर ये चीज है तो उसका ये हल है। स्टेटमेंट्स, साइंटिस्ट एज्यूम दैट इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू देन व्हाट माइट बी द रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब एग्जाम्पल दे के आपको इफ देन स्टेटमेंट को समझाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेसिस हमने बनाया कि लीफ डिस्कलरेशन एंड स्टंट ग्रोथ। डिस्कलरेशन का मतलब है लीफ का जो कलर खत्म हो गया है, एंड स्टंट ग्रोथ, स्टंट का मतलब होता है रुक जाना। अगर किसी प्लांट के लीव्स का कलर ग्रीन से डिस्कलर हो गया है या उसकी ग्रोथ रुक गई है इन अ प्लांट आर कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन अ सॉइल। यहाँ पे अब जो हाइपोथेसिस बनाया गया है कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई प्लांट लेते हैं जिसके लीफ डिस्कलर हो चुके हैं, उसकी ग्रोथ रुक गई है, तो मे भी उसकी रीजन हो सकती है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन हो सॉइल में। अब उसकी डिडक्शन क्या है, इफ आयरन डेफिशिएंसी इज कॉजिंग दीज सिम्टम्स देन एडिंग आयरन टू द सॉइल विल इंप्रूव द कलर ऑफ लीव्स एंड प्रमोट प्लांट ग्रोथ। तो डिडक्शन क्या निकाली कि अगर आयरन डेफिशिएंसी की वजह से लीफ डिस्कलरेशन हो रही है या प्लांट की ग्रोथ रुक रही है, हम सॉइल में अगर आयरन ऐड कर दें तो फिर इस प्रॉब्लम को ओवरकम आ जाना चाहिए। मीन आयरन ऐड करने से हमारे लीफ दोबारा नॉर्मल हो जाएं और प्लांट की ग्रोथ भी नॉर्मल हो जाए। ये उसकी डिडक्शन है। डिडक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, तजर्बात। इट इज द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस। जितने भी हाइपोथेसिस बने हैं उनके लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इन अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट वन हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड करेक्ट एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर प्रूव्ड इनकरेक्ट। हमने अभी बात की थी कि साइंटिफिक मेथड में जब काम करते हैं तो सिर्फ एक हाइपोथेसिस पे नहीं रहना, डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट करते हुए एक हाइपोथेसिस अगर करेक्ट हो रहा है तो दूसरा इनकरेक्ट होगा। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड। जो इनकरेक्ट है उसको रिजेक्ट कर देंगे, हम अपने स्टेप से निकाल देंगे, एंड द प्रूव्ड वन इज एक्सेप्टेड। और एक्सपेरिमेंट से जो हाइपोथेसिस प्रूव हो गया, जिसको हमने सही साबित कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शन फ्रॉम द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। वो हाइपोथेसिस जिसको हमने एक्सेप्ट किया था उससे न्यू डिडक्शन की जाएंगी, न्यू रिजल्ट निकाले जाएंगे। देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट एंड कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस। तो एक्सपेरिमेंट करके हमें पता चल जाता है कि हमारा हाइपोथेसिस ठीक था। एक्सपेरिमेंट के बाद जो अगला स्टेप है रिजल्ट, वो डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। दो ग्रुप हैं, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है, दूसरा कंट्रोल ग्रुप है। शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आप में इससे दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे, तो आपने इसको याद रखना है। आप देखें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है या कंट्रोल ग्रुप क्या है। ग्रुप से मुराद वो वाली, या हमारा वो कह दें कि जिसके ऊपर हम कोई काम कर रहे हैं, वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ प्लांट भी हो सकता है, या सिंगल प्लांट भी हो सकता है, सिंगल एनिमल भी हो सकता है, कि जिसके ऊपर हम तजर्बात करके देख रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे दिया गया है, उसको देख लेते हैं। व्हेन साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट दे अरेंज टू सेटिंग्स, वन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द अदर इज कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप। अब क्या है, एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू डू एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। अब उसके लिए आप प्लांट के टू ग्रुप बनाएंगे, एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे को कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल कौन सा होगा? यू विल अरेंज टू सिमिलर प्लांट्स, यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट। एक प्लांट है, आपने उसको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करनी है, और जिसको हम प्रोवाइड नहीं कर रहे तो उसको आप बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, क्योंकि उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे रहे। जबकि दूसरा ग्रुप, while you will provide carbon dioxide to the other plant, उसको हम बोलेंगे कंट्रोल ग्रुप। तो the necessity of carbon dioxide will be proved when the photosynthesis does not occur in experimental group but occur in the control group। तो क्या होगा, जिस प्लांट को आपने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी
उसकी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कुछ कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर कंडीशंस लगा रहे हैं। जबकि जो दूसरा ग्रुप कंट्रोल ग्रुप था जिसपे हमने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है, वो नॉर्मल परफॉर्म हो रहा है, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। जी नेक्स्ट आता है रिजल्ट्स। साइंटिस्ट गैदर डाटा फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उससे यहाँ पे डाटा गैदर करेंगे। दे यूज द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड ग्राफ्स टू समराइज द रिजल्ट। रिजल्ट के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, ग्राफ्स बनाएंगे, अपने रिजल्ट को समराइज करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, समरी बनाएंगे। साइंटिस्ट आल्सो इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ ऑल द रेफरेंसेस इन द समरी टू एक्नॉलेज द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जितने भी इंफॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठी की है अपने हाइपोथेसिस की बेस पे या अपने एक्सपेरिमेंट किए, वहां से जो रिजल्ट निकलते हैं उसकी इंफॉर्मेशन होगी। साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग इन साइंटिफिक जर्नल एंड बुक। अब यहाँ पे वो जितने भी वो रिजल्ट उन्होंने निकाले हैं वो उसको पब्लिश करेंगे अपने साइंटिफिक जर्नल की फॉर्म में या बुक्स की फॉर्म में। दे आल्सो शेयर द फाइंडिंग विद अदर साइंटिस्ट। फॉर दिस पर्पज दे क्रिएट अ साइंटिफिक रिपोर्ट एंड गिव द प्रेजेंटेशन इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग एंड सेमिनार्स। क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक्यूरेट रिजल्ट होंगे, तो उन रिजल्ट को साइंटिस्ट पब्लिश करते हैं, उनको सेमिनार में प्रेजेंट करते हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, अभी तक जो हमने डिस्कस किया, हमने बायोलॉजिकल मेथड किए थे डिस्कस जो रिजल्ट तक आ जाता है, लेकिन यहाँ पे आके भी बात खत्म नहीं होती है। अब आती है थ्योरी एंड लॉ। अब थ्योरी और लॉ क्या होता है? When experiment prove a hypothesis correct, scientists use such hypothesis for making further hypothesis। मतलब अगर जितने एक्सपेरिमेंट किए हैं हमारा एक हाइपोथेसिस करेक्ट हो गया है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस हाइपोथेसिस से अगले और हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसको बार बार टेस्ट किए जाते हैं। When the new hypotheses are again proved by experiment, the original hypothesis become a theory। एक वो हाइपोथेसिस जिससे हमने स्टार्ट किया उससे न्यू हाइपोथेसिस बनाए, अगर उनको एक्सपेरिमेंट करते गए और वो करेक्ट साबित होते गए हैं तो उससे एक थ्योरी बन जाएगी। अब थ्योरी क्या है? अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव एविडेंसेस। थ्योरी सपोर्ट करती है एक्सटेंसिव एविडेंस, मतलब शवाहिदात की रोशनी में कोई भी चीज के बारे में जो ऑब्जर्वेशन की गई, जो शवाहिद इकट्ठे की है वो बताती है। एंड इज रिपीटेडली वैलिडेटेड बाय मल्टीपल रिसर्च। रिपीटेडली वैलिडेटेड मीन उस थ्योरी को बार बार चेक किया जाता है हाइपोथेसिस की बेस पे, कि एक्सपेरिमेंट करके बार बार देखा जाता है कि क्या ये जो हमने पहले बात प्रूव की थी वो बात ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन हाउ स्पीशीज चेंज ओवर टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपको थ्योरी की एग्जाम्पल दी गई है कि थ्योरी कौन सी? एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थ्योरी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है विद एग्जाम्पल। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इसकी एग्जाम्पल है। अब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या एक्सप्लेन करती है कि स्पीशीज चेंज ओवर टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती गई तो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ज्यादा स्पीशीज जिनमें ज्यादा अडेप्टिव कैरेक्टर थे वो इस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करती गई या इवोल्यूशन उनमें होती गई। साइंटिस्ट कीप ऑन टेस्टिंग द थ्योरीज बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट। अब जो भी थ्योरी आती है उसके ऊपर बार बार फिर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिस्प्रूव द थ्योरी। साइंटिस्ट की कोशिश होती है कि वो इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दे, मतलब उसको रिजेक्ट कर दे। इफ अ थ्योरी इज प्रूव्ड अगेन एंड अगेन, लेकिन अगर वही थ्योरी जो है इसको एक्सपेरिमेंट करके बार बार प्रूव कर लिया जाए तो इट बिकम अ लॉ और प्रिंसिपल। तो थ्योरी से आगे लॉ या प्रिंसिपल बन जाएगी। A scientific law is a uniform और constant fact of nature। अब ये scientific law की definition है कि scientific law is the uniform और constant fact of nature। uniform और constant मीन जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये फितरत का एक यूनिफॉर्म या कांस्टेंट असूल है। द एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल लॉ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है बायोलॉजिकल लॉ की, कौन सा? हार्डी-वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अभी फिलहाल आपने सिर्फ इन एग्जाम्पल को याद करना है या आपके नेक्स्ट चैप्टर में ये दोनों लॉ डिस्कस किए गए हैं, एक्सप्लेनेशन आप वहां पे पढ़ेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपसे थ्योरी की डेफिनेशन और थ्योरी की एग्जाम्पल पूछी जा सकती है, इसी तरह साइंटिफिक लॉ की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल पूछी जा सकती है। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया गया है। फ्लो चार्ट के जरिए आपको साइंटिफिक मेथड या उसके स्टेप्स के बारे में बताया गया कि सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उस पर ऑब्जर्वेशन होती हैं, फिर हाइपोथेसिस कायम किया जाता है, हाइपोथेसिस की बेस पे कुछ नतीजा निकाला जाता है, नतीजे में एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, कंट्रोल ग्रुप, उन एक्सपेरिमेंट की बेस पे एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं और अगर वो रिजल्ट प्रूव हो जाए उसकी रिपोर्टिंग की जाएगी, जैसे सेमिनार्स वगैरह में या इंटरनेशनल या पब्लिकेशन की जाती हैं। फिर वहां से आगे थ्योरी बनेगी और थ्योरी के बाद आगे लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। अभी हमने सारे बायोलॉजिकल मेथड्स की बात की। अब यहाँ पे मलेरिया को
एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है कि किस तरीके से मलेरिया को बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू ऑब्जर्व किया गया। मलेरिया इज अ कॉमन डिजीज इन द मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। यू विल नाउ हाउ बायोलॉजिस्ट सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसर्निंग मलेरिया। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है। इन ह्यूमन हिस्ट्री मलेरिया हैज किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज। ह्यूमन हिस्ट्री में मलेरिया की वजह से जितनी लोगों की डेथ हुई है वो किसी और डिजीज से इतनी नहीं हुई है। अच्छा जी, अब यहाँ पे साइंटिफिक मेथड या स्टेप स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। प्रॉब्लम क्या थी? व्हाट इज कॉज ऑफ मलेरिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि मलेरिया की वजूहात क्या है। जब भी कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगी तो हमारा अगला स्टेप होगा ऑब्जर्वेशन करना। अब ऑब्जर्वेशन कैसे की गई? दिस डिसीज वाज नोन टू फिजिशियन ऑफ द एशियन टाइम मोर देन 2000 years ago. In the last part of 19th century, there were 4 major observation about malaria. मलेरिया के बारे में जो ऑब्जर्वेशन की गई उसमें से 4 बेसिक पॉइंट्स क्या थे? मलेरिया एंड मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज दलदली इलाके या जहाँ पे पानी ठहरा हुआ हो उसको मार्शी एरिया बोलते हैं। हैव सम रिलेशन। पहली ऑब्जर्वेशन की कि मलेरिया का इन दलदली इलाकों के साथ कुछ रिलेशन है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, क्वानीन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटिंग मलेरिया। मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग उस वक्त यूज की जाती थी वो थी क्वानीन। फिर तीसरी ऑब्जर्वेशन की गई कि ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट कॉज मलेरिया, कि अगर वहां के रहने वाले लोग उन मार्शी एरियाज का पानी पीते हैं तो उनको मलेरिया नहीं होता। चौथी ऑब्जर्वेशन थी प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। जो मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड का एग्जामिनेशन किया गया तो देखा गया कि उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है। तो हमारी प्रॉब्लम उससे जो ऑब्जर्वेशन की गई वो ये 4 ऑब्जर्वेशन थी। अब इन ऑब्जर्वेशन को 1 बाय 1 देखेंगे कि कौन सी ऑब्जर्वेशन कैसे ठीक होती है या गलत साबित होती है। उससे पहले यहाँ पे देखें, क्वानीन वाज द ओनली रेमेडी। रेमेडी का मतलब होता है उसका हल। फॉर द मलेरिया फ्रॉम 17 to 20th सेंचुरी, मतलब 17 से लेकर 20th सेंचुरी तक क्वानीन ओनली रेमेडी थी। सिर्फ मलेरिया का हल ये क्वानीन मेडिसिन थी। इन 1878 a फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरॉन डिड रिसर्च ऑन द कॉज ऑफ मलेरिया। आप देखें यहाँ पे फिजिशियन या साइंटिस्ट जो है अगर उनको कोई प्रॉब्लम पता चल जाती है तो वो किसी न किसी तरीके से उसका कोई ना कोई हल तलाश करते रहते हैं। ही टुक द ब्लड फ्रॉम द मलेरियल पेशेंट एंड एग्जामिन इट अंडर माइक्रोस्कोप। ही नोटिस सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ब्लड। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वन गिवन द नेम प्लाज्मोडियम। उसने एक्सपेरिमेंट किए जहाँ पे पेशेंट का ब्लड चेक किया माइक्रोस्कोप में, और माइक्रोस्कोप में उसने क्या देखा कि उसके ब्लड में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया गया। अब ऑब्जर्वेशन होगी। ऑब्जर्वेशन की बेस पे हाइपोथेसिस कायम किया गया। अब हाइपोथेसिस क्या था? बायोलॉजिस्ट थॉट ऑन दिस ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कवरीज एंड डेवलप अ हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। क्योंकि जितने भी पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम देखा गया तो इससे ये हाइपोथेसिस बनाया कि मलेरियल पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम है तो मलेरिया की रीजन प्लाज्मोडियम हो सकता है। अब डिडक्शन क्या की गई? दे डेवलप अ लॉजिकल रिजल्ट डिडक्शन बाय टेकिंग दिस हाइपोथेसिस एज अ ट्रू। द डिडक्शन वाज इफ प्लाज्मोडियम इज कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव द प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। यहाँ पे देखिए कंडीशन इफ और देन वाली कंडीशन आ गई जिसको हमने डिडक्शन बोला था कि अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है तो जितने भी पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। ये डिडक्शन आ गई। अब इस डिडक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। कैसे एक्सपेरिमेंट? In order to test the deduction, biologists perform experiment. They examine the blood sample of 100 malaria patient. देखें कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने 1 या 2 पेशेंट की बात नहीं की। 100 मलेरियल पेशेंट एंड 100 हेल्दी पर्सन। 100 ही उन्होंने मलेरियल पेशेंट लिए और 100 हेल्दी पर्सन, वो हेल्दी पर्सन जिनको मलेरिया नहीं था। द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट हैज द प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो अब उन्होंने जब माइक्रोस्कोप के नीचे या माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्वेशन की तो जितने भी मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो ये जो हमने डिडक्शन देखी थी उसका एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया कि जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है। द रिजल्ट प्रूव दैट द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो ये हमारा हाइपोथेसिस प्रूव हो गया है। अब यहाँ पे एक और बात बताया की गई, इन दिस एक्सपेरिमेंट द मलेरियल पेशेंट्स वर एक्सपेरिमेंट ग्रुप। यहाँ पे मलेरियल पेशेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आ गया, वाइल द हेल्दी पर्सन्स वर कंट्रोल ग्रुप। जो हेल्दी थे वो कंट्रोल ग्रुप है। ये डिफरेंस आपने याद रखना है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हुई। वो क्या?
हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की रीजन है तो प्लाज्मोडियम ब्लड में कैसे जाता है? क्योंकि हमने स्टार्ट में देखा था कि वहां के रहने वाले लोग जो हैं वो मार्शी एरियाज का अगर पानी पीते हैं तो उनको मलेरिया नहीं होता, तो फिर क्या रीजन है ये प्लाज्मोडियम ब्लड में जाता कैसे है? ये एक प्रॉब्लम आ गई। द नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट द हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन। बायोलॉजिस्ट वर हैविंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या की गई? मलेरिया इज एसोसिएटेड विद द मार्शिस। पहली तो ये बात की कि मलेरिया उन लोगों को होगा जो मार्शिस यानी दलदली इलाका जात के करीब रहते हैं। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ द मार्शिस डिड नॉट कॉज मलेरिया। लेकिन अगर इन्हीं मार्शिस का पानी पिया जाए तो भी मलेरिया नहीं होता, तो फिर रीजन क्या है? When biologists considered these observations, they thought that plasmodium was not in the marsh water. तो उन्होंने कहा कि प्लाज्मोडियम इस मार्श वाटर में नहीं है, ये किसी और तरीके से इंसानों के अंदर दाखिल होता है। उसके लिए अब जो ऑब्जर्वेशन की गई, इन 1883 अ फिजिशियन F.A. किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे इसने 20 ऑब्जर्वेशन की, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट दी। पहली ऑब्जर्वेशन इसने क्या की? पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर। वो लोग जो बाहर सोते हैं उनको मलेरिया के चांसेस ज्यादा हैं बजाय उसके कि जो घरों के अंदर सोते हैं। People who slept under fine mosquito nets had less chances for getting malaria than those who did not use such nets. अगर लोग जालियां लगा के सोते हैं फाइन मॉस्किटो नेट की मॉस्किटोस नेट में ना आ सके तो उनको भी मलेरिया के चांसेस कम है। इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर यूजली डिड नॉट गेट मलेरिया। और अगर वो स्मोकी फायर आग जला के सोते हैं तो भी उनको मलेरिया नहीं होता है। अब ये ऑब्जर्वेशन की गई थी। इन ऑब्जर्वेशन की बेस पे हाइपोथेसिस क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन किंग सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस mosquitoes transmit plasmodium and so are the involved in the spread of malaria। उसने क्या कहा कि हो सकता है कि ये जो मच्छर है ये प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करते हैं ह्यूमन ब्लड में और यही मलेरिया की रीजन है। आप इस हाइपोथेसिस को अप्रूव कैसे करेंगे? डिडक्शन क्या है? फॉलोइंग डिडक्शन वाज मेड फ्रॉम दिस हाइपोथेसिस। इफ मॉस्किटो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। अगर मॉस्किटो जो है ये मलेरिया के लिए इन्वॉल्व है तो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर भी प्रेजेंट होना चाहिए। अब इसकी बेस पे एक्सपेरिमेंट किए गए। अब साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किए? इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शन रोनाल्ड रॉस परफॉर्म इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे एक बात आप नोट करें कि ये सारे एक्सपेरिमेंट किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं किए, डिफरेंट साइंटिस्ट जो है वो उसको एक्सपेरिमेंट कर करके कोई ना कोई बात प्रूव करते रहे। अब जो एक और साइंटिस्ट था रोनाल्ड रॉस performed important experiment in 1880s. He was a British army physician who was working in India. He allowed a female anopheles mosquito. यहाँ पे जो मॉस्किटो उसने यूज की थी वो फीमेल थी और उसका नाम क्या था? एनोफ्लीज मॉस्किटो। टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। उसने क्या कहा कि एक मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो मलेरियल पेशेंट को काटे। ही किल्ड दिस मॉस्किटो। अब जब उस मॉस्किटो ने काट लिया उसने क्या किया? उस मॉस्किटो को मार दिया एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन इट्स स्टमक। तो ये देखा गया कि जब उस मॉस्किटो को मारा तो उसके स्टमक में प्लाज्मोडियम डिवाइड हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, अपनी तादाद बढ़ा रहे थे। एज द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ही थॉट टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैविंग अ प्लाज्मोडियम। अब अगले एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया कि वो मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड है जिसके पास प्लाज्मोडियम है टू बाइट अ हेल्दी पर्सन, कि वो एक हेल्दी पर्सन को काटे। इफ द हाइपोथेसिस वाज ट्रू द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया। कि अगर हमारा हाइपोथेसिस कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया तो फिर उस हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो जाना चाहिए। बट ही डिड नॉट यूज द ह्यूमन बीइंग फॉर सच रिस्की एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे उसने जो है यहाँ पे जो हेल्दी पर्सन की बात की गई है ना, उसने डायरेक्ट ये ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसने बल्कि जानदारों के ऊपर या स्पैरो के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिस्ट जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं वो डायरेक्ट ह्यूमन के ऊपर नहीं करते, वो पहले जानवरों के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं तो उसके जरिए से फिर कोई अपने नताइज निकालते हैं। अब यहाँ पे देखें, रोज परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट अगेन बट यूज स्पैरो। क्या उसने स्पैरो यूज की इंस्टेड ऑफ अ मैन? ही अलाउड फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। स्पैरो के ऊपर उसने जो मॉस्किटो था वो उसका नाम था क्यूलिक्स मॉस्किटो टू बाइट अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। जो स्पैरो ली गई वो ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, मीन उस स्पैरो को मलेरिया था और इस स्पैरो को काटने के लिए जो मच्छर यूज किया गया वो था क्यूलिक्स मॉस्किटो। Then he studied some of these mosquitoes at the different time. He found that अब यहाँ पे उसने इस मॉस्किटो के बारे में डिफरेंट टाइप में स्टडी किया और उसने क्या नतीजा निकाला? He found that plasmodium multiplied in the walls of the mosquito's stomach and then moved into its salivary gland. अब उसने वहां पे क्या देखा
कि प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के स्टमक में मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई का मतलब है अपनी जनरेशन इंक्रीज करता है, और उसके बाद वो उसके स्लाइवरी ग्लैंड में आ जाता है। स्लाइवरी ग्लैंड उसके मुंह में होंगे। He allowed some infected mosquitoes to bite healthy sparrow. अब उसने इस infected mosquito को allow किया कि एक healthy sparrow को bite करे। Rose found that these healthy sparrow got malaria. और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि healthy sparrow को मलेरिया हो गया। When he examined the blood of this sparrow, he found many plasmodium in it. और जब उस sparrow का blood examine किया गया तो उसमें देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा प्लाज्मोडियम थे। So it is proved that hypothesis So it proved the hypothesis mosquito transmit plasmodium. तो ये हाइपोथेसिस इससे प्रूव हो गया कि मॉस्किटो ही प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं। सो मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया का कॉज क्या है? मॉस्किटो। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके इस हाइपोथेसिस को प्रूव कर लिया गया कि मलेरिया मॉस्किटो की वजह से होता है। जी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो किए गए वो ह्यूमन बींग्स पे थे। In the end, experiments were performed on the human beings to test this hypothesis. In 1898, Italian biologist allow an Anopheles mosquito to bite a malarial patient. पहले क्या किया गया? Anopheles mosquito को bite करवाया गया एक malarial patient को. The infected mosquito was then allowed to bite a healthy man. जब ये Anopheles mosquito ने malarial patient को bite किया, तो bite करने की वजह से उसके blood से plasmodium इस mosquito के अंदर चला गया। तो ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो गया। अब इस इन्फेक्टेड मॉस्किटो को एक हेल्दी पर्सन को बाइट करवाया गया। दिस पर्सन लेटर बिकेम इल विद मलेरिया। तो उससे वो हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो गया। इन दिस वे इट वाज कंफर्म दैट मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो इससे ये बात कंफर्म होगी कि मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं और ये प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है। अब यहाँ पे डायग्राम में देखें, यहाँ पे एक बात जो याद रखनी है, स्पैरो के लिए जो एक्सपेरिमेंट के लिए मॉस्किटो यूज किया गया था उस मॉस्किटो का नाम क्यूलेक्स था, जबकि ह्यूमन बींग्स के लिए जो यूज किया गया था वो एनोफ्लीस था। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे वो स्पैरो जिसको मलेरिया हुआ था, क्यूलेक्स ने इसको बाइट किया। बाइट करने की वजह से प्लाज्मोडियम क्यूलेक्स मॉस्किटो के पास आ गया। ये प्लाज्मोडियम आगे ट्रांसफर हो गया जब इस क्यूलेक्स ने हेल्दी स्पैरो को बाइट किया, जिसकी वजह से इस हेल्दी स्पैरो को भी मलेरिया हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखें, मैन इल विद मलेरिया, वो मैन जिसको ऑलरेडी मलेरिया हुआ था, एनोफ्लीस मॉस्किटो ने इसको बाइट किया। बाइट करने की वजह से प्लाज्मोडियम एनोफ्लीस के पास आ गया, और जब एनोफ्लीस ने एक हेल्दी मैन को बाइट किया तो प्लाज्मिड ट्रांसमिट हो गया इसके ब्लड में, जिसकी वजह से इस आदमी को भी मलेरिया हो गया। जी नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज एमसीक्यू की तरफ। Which branch of biology focus on the study of the structure and function of cell? अब यहाँ पे सेल की बात की गई है। सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन कहाँ पे पढ़ा जाता है? तो ये साइटोलॉजी में सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात की जाती है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये सब कुछ जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। Insulin made through bacteria is an example of technique of biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक है जिसमें इंसुलिन प्रोड्यूस की जाती है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। हार्ट पंप ब्लड, स्टमक डाइजेस्ट फूड एंड किडनी एक्सक्रीट वेस्ट। द स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट बॉडी ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में बताया गया है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें बॉडी ऑर्गन के फंक्शंस की बात की जाती है वो फिजियोलॉजी था, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, फिजियोलॉजी। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की जाती है टेक्सोनोमी में, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। विच स्टेप कम बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट के दरमियान कौन सा स्टेप आता है? अब हमने पढ़ा था इसमें हाइपोथेसिस के बाद हम कुछ डिडक्शंस करते हैं, कुछ नताइज अखज़ करते हैं, उन नताइज की बेस पे फिर आगे से एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा, मेकिंग डिडक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द साइंटिफिक मेथड। इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो साइंटिफिक मेथड की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? अब यहाँ पे ऑप्शन ए, इट रिलाइज ऑन एविडेंस, ये बात ठीक है। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, यहाँ पे आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ये भी ठीक है। हाइपोथेसिस विज ऑलवेज बी करेक्ट, नहीं, ये ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी, इसलिए सी ऑप्शन इसमें आंसर में आएगी। नेक्स्ट है
चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के लिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की जाती है, फिर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस से डिडक्शन और उसके बाद एक्सपेरिमेंट। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर हैड लेस चांस टू सफर फ्रॉम मलेरिया वाई। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि वो लोग जो स्मोकी फायर या धुएं वाली जगह पे सोते हैं तो उनको मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं, इसकी क्या रीजन है? सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। मॉस्किटो कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड रिपेल्ड। स्मोकी एरिया में या जिस जगह पे आग जलाई जाती है धुएं की वजह से मॉस्किटो ही नहीं आएगा, तो जब मॉस्किटो नहीं आएगा, वो बाइट नहीं करेगा, तो वहां पे मलेरिया के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज आर रिसर्चर। अब साइंटिफिक मेथड में एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी क्यों, क्या रीजन है इसकी, क्यों जी? तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। डिस्प्रूव मेनी हाइपोथेसिस एंड गेट सम हाइपोथेसिस प्रूव। क्योंकि उन एक्सपेरिमेंट की बेस पे ही पता चलता है कि हमारे हाइपोथेसिस कितने करेक्ट थे और कितने इनकरेक्ट। तो कुछ हाइपोथेसिस जो इनकरेक्ट है वो डिस्प्रूव कर दिए जाते हैं और कुछ जो है वो प्रूव होते हैं, वो करेक्ट होते हैं। इसलिए एक्सपेरिमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ साइंटिफिक मेथड। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।